बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ आज ही सुबह के कार्यक्रम में मैंने आपको इस कुंडली का, लग्न कुंडली का विश्लेषण करके बताया था। आइए मैं आपको इसी कुंडली के किसी भी जातक की कुंडली में जो उसने सवाल पूछे हैं, जैसे इन्होंने पूछा है भविष्य में आगे आने वाली दशाएं कैसी रहेंगी। अभी इनकी कुंडली में सूर्य की दशा 2025 तक है, जो इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति हैं। किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्न कुंडली में वो जन्म कुंडली के बनते हैं, नवमांश कुंडली के धन भाव के अधिपति, और जाकर के नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है। केंद्र में 3 घर के होने से दाम्पत्य तो अच्छा बीतेगा, और पत्नी बहुत ही कोमल और श्रेष्ठ विचारों वाली, किसी से बहुत ज़्यादा तालमेल और मतलब न रखने वाली, अपने काम में मशगूल और मस्त रहने वाली, थोड़े बहुत मानसिक शांति के साथ दाम्पत्य का सुख व्यक्ति अच्छे से भोग लेता है। तो कहने का अर्थ है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि नवांश कुंडली कैसी बन रही है और नवांश कुंडली से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। लग्न मेष का, मेष राशि के अधिपति मंगल नीच के, और यहाँ वो मेष राशि के अधिपति मंगल नीच के यहाँ के कमजोर, और यहाँ वो आकर के बैठे हैं कहाँ, कन्या राशि में, जहाँ के अधिपति बुध जन्म कुंडली में मंगल के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल और बुध का जो परिवर्तन हुआ है, जिसे अपने खुद के काम में, अपने खुद के लिए और पराक्रम से युक्त होकर के व्यक्ति अपने करियर को अपने बल पे, अपने संपूर्ण इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहेगा, विशेषतया मंगल और बुध के अंतर में। क्लियर है? मतलब कोई भी दशा में। धन भाव के अधिपति शुक्र यहाँ पे नीच के थे, और यहाँ पे आकर के वो नीच के हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा मारक होने के बावजूद भी कम से कम उनका इनकम उनको देती रहेगी, और वर्गोत्तम होने के कारण शुक्र की दशा भी कमजोर होने के बावजूद अच्छी जाएगी, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाते हैं और वो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ गुरु भी बैठे हैं। ये बात मैंने कल यहाँ बता रखी थी कि शुक्र और गुरु का एक साथ जाना आपके अधिकारों से आपको संपन्न बनाए, और आपके कर्तव्यों का हमेशा ही आप अच्छे तरीके से निर्वहन भी कर देते हैं। पराक्रम और जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति, तीसरे और 6वें भाव के अधिपति बुध यहीं बैठे हैं, और यहाँ वो बुध जाकर के परिवर्तन योग लगा रहे हैं। यहाँ बुध की स्थिति यानी कि तीसरे भाव के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति के साथ, नवम भाव के अधिपति के साथ, 11वें भाव के अधिपति के साथ बैठ करके कुछ हद तक जातक के जीवन में कष्ट देने वाली स्थितियों को और मेहनत में अतिरेक या मेहनत ज़्यादा करने की स्थिति बना देते हैं। वो स्थिति आपके कर्म क्षेत्र में कभी कभी देखने को मिलेगी, और कभी कभी मति बुद्धि खिन्न भी होती रहेगी। ये बुध की दशा की बात है। उस दौरान आपको थोड़ा बहुत शांत रहना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कम पैसों पर भी अगर जीवन गुजर बसर करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप सामान्यतया मैनेज कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के अकेले अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच के, और यहाँ वो चंद्रमा मकर राशि के बैठे हैं। यहाँ 8 नंबर में थे, यहाँ 10 नंबर में बैठे हैं। यहाँ लग्न से 8वें भाव में बैठे थे, यहाँ लग्न से 7वें भाव में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी होगी लग्न कुंडली से ज़्यादा। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में इस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के केंद्र में हो जाने से कुछ पक्ष कमज़ोर तो कुछ पक्ष मजबूत भी होंगे। यहाँ भी सूर्य और चंद्रमा केंद्र में ही बैठे थे एक दूसरे से, यहाँ भी सूर्य और चंद्रमा केंद्र में ही बैठे हैं, पर यहाँ की स्थिति चंद्रमा के मामले में ज़्यादा अच्छी होगी, और यहाँ की स्थिति सूर्य के मामले में ज़्यादा अच्छी होगी। लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, नवांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। चंद्रमा जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति त्रिकोण में, और चंद्रमा जहां बैठे उस राशि का अधिपति त्रिकोण में, मतलब नवम पंचम के संबंध में। समझ रहे होंगे ना आप लोग। यहाँ चंद्रमा मकर के बैठे और मकर राशि के अधिपति 5 घर आगे तो त्रिकोण का संबंध हो गया। यहाँ चंद्रमा वृश्चिक के बैठे तो वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल 9 घर आगे तो ये त्रिकोण का संबंध हो गया। आपकी राशि के अधिपति उस भाव से कहाँ बैठे हैं भाई जी, जरा देख लीजिएगा। ये बड़ा मायने रखता है। तृतीय एकादशवें, नवम पंचम और केंद्र में बैठे हों, मतलब 3 घर आगे पीछे, 4 घर आगे पीछे और 9 घर आगे पीछे या 5 घर आगे पीछे, तो बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? पंचम भाव के इकलौते इस भाव के अधिपति सूर्य, 2 भावों के अधिपति नहीं होते, यहीं बैठे हैं और यहाँ नीच के हैं। एजुकेशन में कभी कभी बाधाएं, संतान से कभी कभी सुख कम, संतान से दूरी, कटुतापूर्ण संबंध, और व्यक्ति कई बार सिर्फ अपने लिए काम करता है। हालांकि वो कई बार
अपने रिकॉग्निशन को पाने के लिए कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, पर मेंटल पीस थोड़ा कम हो सकता है। मन हमेशा चिंतित रहने वाला है, इसके लिए आप कुछ भी ना करें। सूर्य को अर्घ, शिव जी की पूजा, मंदिर के धोने का काम, बिल्वपत्र का अर्पण, चांदी के बेल पत्र पे रख के शिवलिंग की स्थापना करिए, अपने घर में पूजन करिए। पता नहीं किसी ने कोई भ्रम फैलाया या क्या किया, हमारे घर से हमारे शिवजी छीन लिए गए। क्या हो गया है लोगों को, और पता नहीं आपके घर में किसको लाया गया। विचार करिए, हमारे सत्य सनातन धर्म में प्रत्येक देवता के पास कोई ना कोई सवारी है, पर एकमात्र देवता जिसको देवता बनाया गया वो कौन है? मुर्दे पे चादर चढ़ाने का काम साईं राम, साईं के साथ राम जोड़ दिया। तो साईं की सवारी क्या है भाई जी? सांड है या बैल है? कौन है साईं की सवारी? क्या है और कौन है ये जिसने साईं को स्थापित किया है? ये आप लोगों को पता नहीं। आपके ही घर से हिंदुओं के देवताओं को हटा दिया जाता है और उनके जगह पे क्या क्या मूर्तियां ला करके स्थापित करवा दी जाती हैं। सनातन धर्म में आपके घर में मूर्ति किसकी रहेगी, ये फिल्मों में नहीं बताया जाएगा और ये कथावाचक नहीं बताएंगे। जो श्रेष्ठ कथावाचक हैं वही बताएंगे। कुछ सिर्फ नाचने के लिए कथावाचक हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए कथावाचक बने हैं। मैंने कहने का अर्थ है, आपके घर में शिवलिंग का होना आवश्यक है, रखिए, उनकी पूजा करिए। जैसे भी आप हैं वैसे आपके शिवजी निश्चित रूप से रहने चाहिए। और शिवलिंग रखने का कोई, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये नियम रखो, ये नियम रखो, ऐसे रखो। आप अच्छी चीज़ रखेंगे तो उसके नियम भी तो अच्छे होंगे। शिव जी को, जैसे मंदिर में आप जब जाते हैं तो मांसाहार, नियम, शौच, आहार, विहार, विचार सब आपके प्रभावित होते हैं और सब आप अपने आप को संतुलित करके ही मंदिर में जाते हैं। या फिर मंदिर में जाने के साथ ही आपके ये भाव अंदर से प्रकट होने लगते हैं कि नहीं, मुझे श्रेष्ठ बन के जाना है, देवता के सामने देवता बन के जाना चाहिए। तो शिव जी की पूजा करिए, अपने घर में शिव जी रखिए, नहीं तो आपके घर में पता नहीं किसका सेंध लग जाएगा। पहले गायों को हटाया, उसके जगह पे कुत्ते ला के रख दिए। फिल्मों को देख करके आप लोग इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हो, जबकि जानते हो कि आजकल VFX का ज़माना है। जानते हो कि VFX का ज़माना है। एक बढ़िया फिल्म में VFX नहीं किया। आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छा VFX इस्तेमाल नहीं किया। अरे भाई, वो तो नकली है और नकली को आप लोग असली मान बैठे हो। चिंपैंजी वाली बात है आप लोगों के साथ। आइए, आजकल प्रचार भाषण भी देना बड़ा अच्छा नहीं है। शंकराचार्य को, भगवान को लोग नहीं सुनते हैं और पता नहीं जो लोग फालतू की बयानबाजी सिर्फ बैठ करके गप्पे लड़ाते हैं, उनकी बातें आप लोग बड़ी सुन लेते हैं। अपने हर हफ्ते पे अपने चैनल जो आपने सब्सक्राइब किया है उसको चेक किया करिए, कहीं अपने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं देखा है, और उसको तुरंत नॉट इंटरेस्ट में डाल दो। अगर मेरा भी चैनल उस क्षेत्र में आता है बिल्कुल डाल देना। हाँ, क्योंकि कम से कम इससे आपकी दृष्टि गलत चीज़ों को तो नहीं देखेगी और आप अच्छे बने रहेंगे, है कि नहीं बात? तो ये है, ये सूर्य की बात थी। यहाँ पे छठवें भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा की। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र इस कुंडली के लिए यहाँ पे मैंने बताया बलवान है, वो काम अच्छा करेंगे। नीच के चंद्रमा, मन परेशान, छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना, इशू क्रिएट करना, मैंने सुबह में बताया था। इसके अतिरिक्त ये चंद्रमा आपके इनकम को एलोकेशन कमजोर करते हैं। एलोकेट करना, जैसे होता है कि आपने कोई भी चीज़ व्यय किया तो उसको कहाँ किया है और किस जगह पे खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ आपने देखने की आवश्यकता है। और दूसरे नंबर पे कि चंद्रमा जब अष्टम भाव में जाते हैं तो व्यक्ति के मन को तोड़ने का काम करते हैं। अब आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपको देर से मिले, मशक्कत से मिले, मेहनत करके मिले, थकान दे करके मिले। तो ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शिव जी की पूजा और सूर्य को अर्घ वगैरह देते रहना चाहिए। और कम से कम आपको सूर्य और चंद्रमा में से अगर किसी को बलवान बनाने की आवश्यकता है तो वो सूर्य को है। आप सूर्य को बल देंगे, चंद्रमा स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये केंद्र के अधिपति हैं। 4 तारीख अच्छी है, 4 अंक अच्छा है, पर ये दरअसल आपके जीवन में मानसिक व्यवस्था को चरमराहट करके कमजोर करने के तरफ जा रहे हैं। भाव से चंद्रमा को 8वें का दोष नहीं लगता, सूर्य चंद्रमा को 6वें, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगा, पर कोई भी ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है। और कोई भी ग्रह जब भाव से प्रभावित होगा, क्योंकि क्या कहिए मैंने कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सबसे पहले भाव से प्रभावित होते हैं। सभी राशियां क्या कहती हैं? 12 राशि में से सभी राशियां ये चाहती हैं कि मुझे केंद्र और त्रिकोण का भाव मिल जाए,
और सभी ग्रह ये कहते हैं कि मैं केंद्र या त्रिकोण में बैठूं। पापक ग्रह कभी नहीं चाहते कि वो त्रिकोण में या केंद्र में बैठे, क्योंकि पापक ग्रह केंद्र में बैठ जाते हैं तो उनका पापक प्रभाव कमजोर हो जाता है। शुभ ग्रह हमेशा चाहते हैं कि मैं केंद्र में बैठूं, क्योंकि वो चाहे कितने भी अशुभ लक्षण दिखाएंगे शुभता उनमें रहेगी, वो उनका नैसर्गिक गुण है। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है और कोई भी राशि सबसे पहले भाव से प्रभावित होती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी राशि का निर्माण आपकी कुंडली के लग्न चार्ट के या नवमांश कुंडली के कौन से भाव में बन रहा है कि नहीं बात। तो यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा वो आपकी कुंडली का दशम, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र की राशि थी सुख वाली वो लग्न में बन गई, और सुखेश कहाँ चले गए, जो आपकी कुंडली के सुख भाव के अधिपति थे वो यहाँ के लग्नेश हो गए, और लग्नेश होकर के लग्न को देख लिए। केंद्र में बुध की स्थिति तो व्यक्ति व्यापारिक हो जाए, पत्नी भी कारोबार में सहयोग और सहयोगी होती है, ऐसा कमजोर नहीं है। अब यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल भी होते हैं, इस कुंडली के लिए सामान्यतया वो ठीक होते हैं, खराब नहीं है। पर लग्नेश होकर के मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे भी मंगल मेहनत ही करवाते देखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, कम से कम यहाँ से 4 घर से आगे 2 घर, यहाँ 4 नंबर में बैठे थे, यहाँ 6 नंबर में बैठे हैं, यहाँ केंद्र में बैठे थे, यहाँ पापग्रह होकर के तीसरे भाव में। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं होगी, और वो निश्चित रूप से आपके बल और पराक्रम की वृद्धि करने वाले ग्रह के रूप में ही जाने जाएंगे। मंगल की दशा में आप नया काम, कोई नया आरंभ करना हो, पूजा पाठ, मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य, यात्राएं, बड़ा सुंदर सा साहसिक कोई काम करना हो, जमीन से संबंधित कारोबार करना हो, वाहन भूमि वाहन का सुख अगर हो सके तो उस दौरान कम करके आप गुरु की दशा में ये सब चीज़ लेने का प्रयास करिएगा, और चंद्रमा की दशा ऐसी स्थिति है। भवन भूमि से संबंधित कोई भी काम आप मंगल की दशा में मत करिएगा। तो ये जन्म कुंडली में अब नवम भाव पे विचार करते हैं। यहाँ के और 12वें भाव के अधिपति गुरु कम से कम इस भाव से केंद्र में और इस भाव से भी केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में ना मतलब 7वें, तो दोनों भावों से, और इस भाव पे उनकी दृष्टि भी है, इस भाव से केंद्र में बैठे हैं। शुभ ग्रह का अपने भाव से केंद्र में जाना अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे भी गुरु 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, और यहाँ वो भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, पत्नी को पेट का रोगी बना सकते हैं, और कई बार आपको कभी भी किसी कोर्ट केस कचहरीवादी के मामले में पढ़ने नहीं देते, और निश्चित रूप से अगर वो पढ़ेंगे भी तो आपकी जीत ही होगी, हारने की स्थिति नहीं है। पर आप दुश्मनों को लेकर के, अपने विपरीत परिस्थितियों को लेकर के प्रायः कई तरीके के भ्रम पाल लेते हैं, जो प्रायः नहीं होने वाला होता है आपके दिमाग में कई बार वो चीज़ भी चलने लगती है। तो ये चीज़ आपके चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के जमघट लगे होने के कारण ऐसा होता है। आप अपना साहस, अपना बल, अपना पराक्रम, अपना तेज और अपना सौंदर्य कैसे बरकरार रखना है, इसके लिए सूर्य के मंत्रों का जप, ओम आदित्याय नमः का जप अवश्य करते रहिए, शिव जी के मंदिर का धोना अवश्य करते रहिए, राम रक्षा स्तोत्र वगैरह भी पढ़ते रहिएगा तो काम अच्छा रहेगा। 10वें और 11वें भाव के अधिपति शनि ठीक नहीं बैठे हैं। कर्म क्षेत्र में कभी कभी प्रतियोगिता हमेशा बनकर बरकरार रहती है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से व्यक्ति को कुंडली दिखाने की आवश्यकता पड़ जाती है, अन्यथा नहीं पड़ती। वस्तुतः दशम और नवम के अधिपति एक साथ, तो कम से कम थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के साथ व्यक्ति को सुख मिल जाता है। मेहनत करने के बाद निश्चित रूप से आपका सुख, आपकी आयु और आपका यश मिल जाएगा, ये सूर्य देंगे। क्लियर है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, लग्न कुंडली में त्रिकोण में सूर्य, केंद्र पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लग्न कुंडली थोड़ी कमजोरी इस मामले में होगी। पर यहाँ गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति को व्यापार चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, और व्यक्ति निश्चित रूप से दिमाग बहुत ज़्यादा रखता है, और किस चीज़ को कितने पैसे देने चाहिए उसको बहुत अच्छे से पता है। लग्न में बुध, केंद्र में बुध, शुक्र और बुध का, चंद्रमा और बुध का, सूर्य और बुध का केंद्र में होना आपके जीवन को बैलेंस करे, आपके अंदर व्यापारिक दृष्टिकोण रखे, और निश्चित रूप से निर्णय के गलत होने के संकेत भी पैदा करते हैं। धर्म और एकादशी एक साथ चलते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य करिएगा। शनि उच्च के हैं, आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा होगी, और निश्चित रूप से मंगल और शनि का प्रभाव एक दूसरे से प्रभावित नहीं है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि आपके यश को, कीर्ति को कभी कभी कमजोर भी या मेहनत के बाद देने वाली बनेगी। सूर्य 25% के साथ आपके साथ रहेंगे, चंद्रमा 50% के साथ, मंगल और बुध 25% के साथ अपना परिणाम करेंगे। इनका इतना भी देना बहुत होता है। बुध 50% और उस दौरान कुमारावस्था में रहेंगे, तो अपने अंदर अटखेलीपन ज़्यादा मत करिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में
आपको ये कह रहे हैं कि थोड़े से पसंद और नापसंद पे किसी का भी हस्तक्षेप हो तो उसको स्वीकार कर लीजिएगा। लोग अगर वो दिमाग दें तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुभव आपके पास थोड़ा कम हो सकता है, आपकी पत्नी की बात भी आपको मान लेनी चाहिए। शुक्र के बाद शनि बहुत अच्छे हैं और निश्चित रूप से वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भी परिणाम देंगे, कर्म क्षेत्र को लेकर के, करियर और व्यापार को लेकर के। राहु और केतु की दशाएं आपके लिए कष्टदायक हो सकती हैं, यानी कि चंद्रमा के बाद मंगल के बाद जब राहु आएंगे तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इस कुंडली के हिसाब से सूर्य चंद्रमा मंगल की दशा अच्छी रहेगी। और एक बात बता देता हूं, तो सूर्य मंगल राहु केतु और बुध इनकी दशाएं धनदायक और शांति प्रदायक होंगी। बाकी के जितने ग्रह बनेंगे, चंद्रमा, शुक्र, शनि और गुरु, ये जितने ग्रह हैं वो आपसे मेहनत भी करवाएंगे। अभी चंद्रमा की दशा आ रही है, मेहनत करने के लिए तैयार होइए, पर ये आपको रिकॉग्नाइज भी करवा देगा, आप समाज में जाने जाएंगे। हालांकि वो आपके पास 1981 से ही है। व्यक्ति की कुंडली में सावधान होने के जो योग बनेंगे वो आपको आपकी कुंडली में सावधान होना पड़ेगा। इस चंद्रमा की दशा में अपने मन को संतुलित रखिएगा। इस चंद्रमा की दशा में भगवान शिव की पूजा करिए और हो सके तो मध्य प्रदेश या फिर कोई शिवलिंग का दर्शन अवश्यम भावी निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य भी करते रहिएगा। सरसों तिल का दीपक घर में अवश्य जलाते रहिएगा। और ये इतना सारा काम मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जप अगर हो सके तो करेंगे तो लाभ हमेशा मिलता रहेगा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।